ओके सो गुड इवनिंग डेलिसा एंड चैतन्या जी, कैसे हो आप दोनों। बाकी जनतागण आते हैं तो शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है जी। तो हमने चैप्टर 5 शुरू कर लिया था और ज़्यादा तो नहीं कर पाए थे हम लोग। तो हमने इसमें जो है व्हाट इज़ सोशल अबाउट सोशल इनइक्वालिटी एक्सक्लूजन, सोशल इनइक्वालिटी, इसके की प्रिंसिपल्स, प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन, सोशल एक्सक्लूजन, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है जी। अब जो है कास्ट सिस्टम, जो नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 87 पे है, कास्ट सिस्टम एज ए डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम, ये हमें करना है। ठीक है, ये क्या है तो इसको हम पढ़ते हैं। ये एक्चुअली पहले का भी टॉपिक जो है कवर नहीं होता था। ठीक है, और इनफैक्ट 2018 में ये पहली बार कवर हुआ था, कास्ट सिस्टम एज ए डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम। इनफैक्ट अगर पीछे आप लोगों को क्लियर है कि आपको समझ आ गया है कि क्या एक्चुअली में हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये टॉपिक आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। जैसे ऑब्वियसली थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि कास्ट सिस्टम का जो है इनइक्वालिटीज़ आपको देखने को मिलती है। कैसे मिलती है? क्योंकि कास्ट अनइक्वल है हमारे यहाँ पे, और जो है अपर कास्ट के लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, सो ऑन, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम एज ए डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम क्या कहता है? आई थिंक ये 4 या फिर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया था ये वाला, तो आप मार्क कर लेना, पहले लिख लेना इसको कि क्या कह रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं? कास्ट सिस्टम एक डिस्टिंक्ट इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि लेजिटिमाइज करता है और सही भी बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए अगेंस्ट पीपल बॉर्न इनटू पर्टिकुलर कास्ट। दीज प्रैक्टिसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर ह्यूमिलेटिंग, एक्सक्लूजनरी एंड एक्सप्लॉयटेटिव। ठीक है, तो ये इंडियन सोशल सिस्टम में ही आपको देखने को मिलता है, बाहर कहीं ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। हिस्टोरिकली इन्होंने बोला कास्ट सिस्टम जो है उसमें हम लोग देखते थे कि कास्ट सिस्टम वाज क्लासिफाइड बाय पीपल बाय देयर ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस। एवरी कास्ट वाज एसोसिएटेड विद एन ऑक्यूपेशन which meant that persons born into particular caste were also born into occupation associated with their caste and they had no choice। तो जिस कास्ट में आप पैदा होते थे तो आपको ये फॉर श्योर था कि जिस कास्ट में आप पैदा हुए वही काम आपको करना है। पीछे भी इन्होंने बात बता दी थी ये वाली। और सबकी अपनी हायरार्की, एक लेवल था, एक रैंकिंग थी कास्ट स्ट्रक्चर में। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला कि रफली स्पीकिंग नॉट ओनली वर ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज रैंक बाय सोशल स्टेटस बट देयर कुड बी फर्दर रैंकिंग विद इन ईच ब्रॉड ऑक्यूपेशनल कैटेगरी। तो फर्दर सब सिस्टम्स भी, सब कैटेगरी भी बनी हुई थी। तो अगर आप एक इस लेवल का काम कर रहे हो, जैसे क्या होता था पुराने टाइम पे अगर आप देखोगे तो कोई लोहार था, ठीक है, तो लोहार आयरन मैन होता है। ठीक है, ये जो काम बड़ा छोटा काम माना जाता था। सुनार जो होता था, जो सोने का काम करते थे, मोल्डिंग शोल्डिंग का, इनको बड़ा छोटा माना जाता था। तेलिया यानी आयरन प्रेसर्स बुलाते थे, सॉरी ऑयल प्रेसर्स, ये लोग बड़े छोटे काम बोलते थे। बट इस टाइम पे यही सारी एंटिटीज़ बड़े, इस टाइम पे देखा जाए तो बहुत पैसे वाले हैं। ठीक है, इकॉनमी भी रन कर रहे हैं, कहीं कहीं ऐसे लोग हैं। ठीक है, देखा जाए तो ये सब चीज़ें लेटर ऑन ज़रूर ख़त्म हो गई थी। तो स्क्रिप्चुअल टर्म्स में अगर हम लोग बात करते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस वाज सपोज टू बी शार्पली सेपरेटेड। फॉर एग्जांपल, जो रिचुअली हाई कास्ट ब्राह्मण्स थे उनको वेल्थ अमास करने की ज़रूरत नहीं थी। उनको जो है वो ज़्यादातर इसी पे चलते थे कि हमें जो है हमारा रूलर या हमारा किंग जो है वो जो रूल कर रहे हैं उन्हीं के हिसाब से, या क्षत्रिय उनको बोला जाता था, उन्हीं के हिसाब से हम लोग चलेंगे। वो दान दक्षिणा दे दी या कुछ कर दिया तो चलेगा। एंड ऑन द अदर हैंड इनका जो है ब्राह्मण्स का हाईएस्ट सेक्युलर स्टेटस और पावर होता था, बट किंग वॉज सबॉर्डिनेटेड टू ब्राह्मण। ठीक है, तो किंग का हायर स्टेटस है बट वो ब्राह्मण के हिसाब से ही चलते थे। तो जो ब्राह्मण्स ने बोल दिया, जो उनके ऋषि मुनि ने बोल दिया, जो पढ़ाया, जो समझाया, उसी हिसाब से इनकी ज़िंदगी चलती रहती थी। ठीक है जी। एक्चुअल हिस्टोरिकल प्रैक्टिस में देखा जाए तो इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से दे टेंडेड टू कोइंसाइड। देयर वाज दस अ फेयरली कोरिलेशन बिटवीन सोशल स्टेटस एंड इकोनॉमिक स्टेटस। द हाई कास्ट वर आल्सो इनवेरिएबली ऑफ हाई इकोनॉमिक स्टेटस while द लो कास्ट वर ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑफ लो इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये भी देखने को मिलता था, पीछे भी हमने पढ़ा था कि हायर कास्ट वाला जो है लोगों का हाई स्टेटस हो जाता था, लोअर कास्ट वालों का लो स्टेटस होता था। मॉडर्न टाइम्स में कहते हैं 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ये जो कास्ट और ऑक्यूपेशन का लिंक है ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो चुका है। रिचुअल रिलीजियस प्रोहिबिशन अब नहीं होती। तो आपको जो करना है, आप ब्राह्मण हो जो मर्जी करो, आप कुछ हो, आप कुछ काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं रहता है। एंड आप कोई भी काम यहाँ पे शुरू कर सकते हो। Moreover, compared to 100 or 50 years ago, correlation caste और economic status का weaker था। Rich and poor people are found to be in every caste,
बट एंड दिस की पॉइंट द कास्ट कोरिलेशन स्टिल रिमार्केबली स्टेबल एट द मैक्रो लेवल। तो ये थोड़ा सा स्टिल अभी भी मैक्रो लेवल पे है, क्योंकि हर कास्ट में हर कास्ट में एक्चुअली में आपको जो है क्लास के लोग मिल जाते हैं, किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास पैसा ज़्यादा है। तो एज द सिस्टम हैज़ बिकम लेस रिजिड, द डिस्टिंक्शन बिटवीन कास्ट टू ब्रॉडली सिमिलर सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक स्टेटस हैव वीकन्ड, येट बिटवीन डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स द डिस्टिंक्शन कंटिन्यू टू बी मेंटेन। तो इन्होंने बोला कि कहीं ऐसे सोशल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स हैं जहाँ पे डिस्टिंक्शंस आज भी मेंटेन करी जाती हैं। ऑल्दो कंक्लूड करते हुए इन्होंने बोला है कि थिंग्स बदलाव चीज़ों में बहुत आया है, बट मैक्रो लेवल पे कोई बदलाव इतना ज़्यादा नहीं आया है। कहते हैं आज जो प्रिविलेज हायर इकोनॉमिक स्टेटस वाले सोसाइटी में जो लोग हैं वो अपर कास्ट ही हैं, या डिसएडवांटेज वाले लोअर कास्ट ही हैं। इनको जो है डोमिनेट जो कास्ट होती है अपर कास्ट, वो लोअर कास्ट को डोमिनेट कर रही होती है। मोर ओवर प्रपोर्शन जो पॉपुलेशन का है जो कि गरीब है और जो एफिलेंट है डिफर्स ग्रेटली अक्रॉस कास्ट ग्रुप। तो आप देखोगे गरीब का प्रपोर्शन ऑल टुगेदर बहुत ज़्यादा है, अमीरों का बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, ये चीज़ बोली जाती है। एंड सोशल मूवमेंट की वजह से भी इनकी वजह से बदलाव आया है। प्लस जो है साथ के साथ उन्होंने बोला कि मोड ऑफ प्रोडक्शन में बदलाव आया है और भी काफ़ी चीज़ों में बदलाव आया है। तो जिन्होंने बोला कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट के कई तरीके के अटैम्प्ट्स रहे हैं कि इसको सप्रेस किया जाए, इन सब चीज़ों को पब्लिक रोल में, जैसे आजकल नहीं देखते हैं, इक्वालिटी के बेसिस पे करा जाता है। इनफैक्ट आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, रिजर्वेशन ऑब्वियसली आपको मिलता है, बट आप देखो कि सेम पे स्केल पे हो, सेम काम कर रहे हो, सेम डिपार्टमेंट में हो, तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं देखते आपको देखने को मिलता। तो कहीं ना कहीं जगह जैसे अगर हम लोग अपनी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को छोड़ दें तो जो है आपको कई जगह जो है 21st सेंचुरी में कास्ट के वजह से आपको लाइफ चांसेस में प्रॉब्लम आती है, देखने को मिलती है, ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये कास्ट सिस्टम एज ए डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम बताया है, इंडिया की ही देन है, इंडिया में ही जो है यहाँ पे देखने को मिल रही होती है ज़्यादातर। हाँ जी, ठीक है जी। तो ये आपका था कास्ट सिस्टम एज अ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम। 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये वाला था। ओके, तो अब आ जाइए सीधा पेज नंबर 91 पे, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का। 2 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर में काफ़ी बार क्वेश्चन ये कवर हो चुके हैं अनटचेबिलिटी के। और आप देख रहे हो फर्स्ट पैराग्राफ में अनटचेबिलिटी का इंट्रोडक्शन प्लस जो है इसका वो है क्या बोलते हैं डेफिनेशन। और जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें इन्होंने बताया है कि 3 मेन डायमेंशन है अनटचेबिलिटी की, कि अनटचेबिलिटी एक्चुअली में प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। तो कहते हैं इसको एक्सक्लूड कर देते हैं लोगों को, ह्यूमिलिएट सबऑर्डिनेट करते हैं और एक्सप्लॉइट बहुत ज़्यादा करते हैं, ये हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, पढ़ते हैं इसको। तो कहते हैं अनटचेबिलिटी क्या है। अनटचेबिलिटी कहते हैं एक्सट्रीम पर्टिकुलरली विशियस एस्पेक्ट है कास्ट सिस्टम का, जो कि स्ट्रिक्ट यानी सोशल सेंक्शंस लगाता है उन लोगों को, अपने मेंबर्स के ऊपर, जो कि बॉटम ऑफ द प्योरिटी पोल्यूशन स्केल पे है। बॉटम मतलब लोअर एंड पे है, ठीक है, और इनको इम्प्योर माना जाता है, रिचुअली इम्प्योर बोला जाता है इन लोगों को। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अनटचेबल या अछूत इनको बोला जाता है। ये आउटसाइड द कास्ट हायरार्की, या तो जैसे दलित पंचमा शूद्रास में आते हैं या फिर पंचमास की कैटेगरी में आ जाते हैं, इसलिए इनको इतना इम्प्योर माना जाता है कि देयर मेयर टच severely pollutes member of all other castes, bringing terrible punishment for the former and forcing the latter to perform elaborative purification rituals। तो कहते हैं इनकी परछाई पड़ गई, इनसे खाना ले लिया, इनके कांटेक्ट में आ गए, जैसे कोरोना में हो रखा है, ठीक है। तो बहुत बेकार लगती है चीज़ें मुझे तो इनफैक्ट, ठीक है। तो आप ये मानते हो कि आपको जो है गंगा जल से धोना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे है वैसे, ये चीज़ें देखी जाती है। सो इनफैक्ट नोशंस ऑफ डिस्टेंस पोल्यूशन एग्जिस्टेड इन मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया। तो कहते हैं इनकी परछाई भी अगर पड़ जाती थी, ठीक है, और आसपास से अगर निकल भी जाती थी, तो भी ये डिस्टेंट पोल्यूटिंग में आ जाता था, डिस्टेंस पोल्यूशन में। एंड डिस्पाइट द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड, द इंस्टीट्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी रेफर नॉट जस्ट टू अवॉइडेंस और प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बट टू अ मच ब्रॉडर सेट ऑफ सोशल सेंक्शंस, ठीक है। ये भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका अनटचेबिलिटी का एक डायमेंशन इन्होंने यहाँ पे बताया। अब ये क्या कहते हैं, ऑब्वियसली इसको एम्फेसाइज किया गया है कि अनटचेबिलिटी जो है इसके 3 मेन डायमेंशन हैं, एक्सक्लूजन, ह्यूमिलिएशन, सबऑर्डिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो ये एक्चुअली में अनटचेबल्स के साथ किया जाता है, ये एज इट इज़ ही लिखना होता है आपको, ऊपर से डेफिनेशन फिर भी एक बार छोटी हो जाती है, और इनफैक्ट ग्लॉसरी में भी लिखा हुआ है, बट ये 93 पेज पे जाके ख़त्म होती है, टॉप में बॉक्स से पहले आंसर इसका ख़त्म हो रहा होता है। तो ये क्या कहते हैं, 3 मेन डायमेंशंस ऑफ अनटचेबिलिटी क्या है, एक्सक्लूजन, ह्यूमिलिएशन, सबऑर्डिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन।
ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन डिफाइनिंग द फिनोमिना। तो एक्सक्लूडेड तो ऑलरेडी है, एक्सक्लूडेड तो ऑलरेडी है क्योंकि अनटचेबल है तो इसको बाहर रखा, बाहर है। ह्यूमिलिएशन सबऑर्डिनेशन है तो इनको ह्यूमिलिएट किया जाता है टाइम टू टाइम और ऑब्वियसली इस तरीके के कामों में इनको डाला जाता है जो ऑब्वियसली सोसाइटी में डिमीन करने के लिए लोगों को कराए जाते हैं या फिर वैसे भी देखा जाता है। तो और एक्सप्लॉइट भी इनका, जैसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, सोशल एक्सप्लॉइटेशन तो है ही है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन भी इनको देखने को मिल जाती है। और इसको ये पूरा फिनोमिना एक्सप्लेन करता है, कहते हैं जितने भी टचेबल, ऐसे कई कास्ट है जो कि टचेबल है, मतलब लोअर कास्ट ऐसे हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, बैठ के बातचीत हो सकती है, खाना वाना हो सकता है, इनको भी सबऑर्डिनेशन एक्सप्लॉइटेशन एक डिग्री तक देखने को मिलता है, बट दे डू नॉट सफर द एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन रिजर्व फॉर अनटचेबल्स। कहते हैं दलित जो है सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं एक्सक्लूजन का, दैट आर यूनिक एंड नॉट प्रैक्टिस और अदर ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल बीइंग प्रोहिबिटेड फ्रॉम शेयरिंग ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज और पार्टिसिपेटिंग इन कलेक्टिव रिलीजियस वर्शिप, सोशल सेरेमनीज एंड फेस्टिवल्स। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इनको फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट नहीं करने देते, मंदिरों में नहीं जाने देते, और जो है जैसे शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज होते हैं वहाँ से पानी कलेक्ट करने के लिए नहीं देते। एट द सेम टाइम इनका फोर्स एक्सक्लूजन किया जाता है इन सबऑर्डिनेटेड रूल। कैसे? ज़बरदस्ती इनको बोलता है कि आप ड्रम्स बजाओ वहाँ पे, तो ड्रम्स बजाना वहाँ पे छोटे काम होते थे। इनफैक्ट किसी ने लगान देखी हो, है ना, लगान में वो होता है कचरा, ठीक है, कचरा का भी वो अनटचेबल वहाँ पे दिखाया कि तो अछूत है, इसके साथ नहीं खेलना है। और एक वो जो है गूंगा होता है, उसका नाम मेरे को नहीं पता, वो भी ड्रम्स बजाने का, वो भी छोटी जाति का ही होता है वहाँ पे, बट उसमें वो डिफ्रेंशिएशन उन्होंने दिखा रखी थी कि वो थोड़ा सा अपर छोटी जाति का था, ये एक्चुअली में अछूत था, तो कचरा स्पिन डालता था ऐसे करके, ठीक है, आई होप याद होगा आप लोगों को। या तो ये चीज़ हुई, इन्होंने बोला, तो इसमें इन्होंने बोला ड्रम्स बजाना, पब्लिक विजिबल एक्ट ऑफ सेल्फ ह्यूमिलिएशन करने पड़ते थे, और इनके लिए जैसे कॉमन इंस्टेंसेस है जेस्चर्स ऑफ डेफरेंस, अपना हेड गियर निकाल देना, पगड़ी निकाल के हाथों में रखना, चप्पल हाथ में पकड़ के रखना, सर झुका के खड़े रहना, शाइनी ब्राइट चमकदार कपड़े नहीं पहनना, गाली गलौज और ह्यूमिलिएशन इनके साथ बहुत होता था, मारा पीटा भी जाता था इनफैक्ट। एंड मोर ओवर अनटचेबिलिटी जो है साथ के साथ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन को भी हमारे यहाँ शो करती थी। जैसे इनको ज़बरदस्ती, जैसे कई जगह ऐसे पुराने टाइम पे आज भी ऐसे देखा जाता है कि अनपेड लेबर रहती है, फ्री सर्विसेज देनी पड़ती है, या फिर इनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाता था, या अंडर पे कर दिया जाता था, या पे भी नहीं करते थे, ऐसा भी देखने को मिलता था। फाइनली अनटचेबिलिटी एक पैन इंडिया फिनोमिना है, ऑल्दो इसका स्पेसिफिक फॉर्म एंड इंटेंसिटी जो है अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है। तो ये इन्होंने अनटचेबल्स के बारे में बताया, तो यहीं तक इसका है। इनफैक्ट जो आप पेज नंबर 91 पे सेकंड पैराग्राफ देख रहे हो, और ये जो है आपका पैसेज में भी आया हुआ है, तो आप इसको 6 मार्कर में पैसेज में भी लिख लीजिए, वरना यूजुअल क्वेश्चन ये ओवरऑल 4 और 6 मार्क्स का आता है, ठीक है जी, ये उन्होंने बताया। अब बॉक्स के नीचे आप देखोगे तो कहते हैं जो सो कॉल्ड अनटचेबल्स हैं, दे हैव बीन रेफर्ड टू कलेक्टिवली बाय नेम्स ऑफ ओवर द सेंचुरीज, वट एवर द स्पेसिफिक आइटमोलॉजी ऑफ दीज नेम, दे आर ऑल डेरोगेटरी एंड कैरी अ स्ट्रॉन्ग पेजोरेटिव चार्ज। तो ये डेरोगेटरी रिमार्क है, इनफैक्ट आज भी लोग जैसे बोलते थे तो दलित है क्या ऐसे है, तो गाली गलौज की तरह माना जाता है ये, तो विच इज़ नॉट राइट। इनफैक्ट मैनी ऑफ देम कंटिन्यू टू यूज ऑफ एज फॉर्मल अब्यूज इवन टुडे, ऑल्दो देयर यूज नाउ इज द क्रिमिनल ऑफेंस। महात्मा गांधी ने इन लोगों के लिए जो एक वर्ड यूज़ किया था हरिजन, इसको मार्क कर लीजिएगा, 1 2 मार्कर में आ जाता है। लिटरली इनको बोला गया कि ऐसे इनको अगर ट्रीटमेंट मिल रहा है तो हम इनको नया नाम दे रहे हैं। हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, एंड इन 1930s टू काउंटर द पेजोरेटिव चार्ज क्रिएटेड बाय कास्ट नेम्स, ठीक है। तो इनको जो डेरोगेटरी रिमार्क्स या अजीब सा जो है इनको आइडेंटिटी मिली हुई थी, उन सबको ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी ने इनको हरिजन का नाम दे दिया था इस तरीके से। However, ये कहते हैं जो एक्स अनटचेबल कम्युनिटीज़ हैं उनके लीडर्स हैं, दे हैव कॉइन्ड अनदर टर्म दलित, विच इज़ नाउ द जनरली एक्सेप्टेड टर्म फॉर रेफरिंग टू दीज ग्रुप्स। तो इनको दलितों का नाम से बुलाया जाता है। इंडियन लैंग्वेज में यहाँ पे दलित की डेफिनेशन है, वरना ग्लॉसरी में आप रेफर कर सकते हो, ग्लॉसरी में आपको दी हुई है। दलित लिटरली मीन्स डाउन ट्रॉडन एंड कन्वेज द सेंस ऑफ एन ऑप्रेस्ड पीपल। ये स्कूलों में आई हुई है, 1 मार्कर में पिछले साल मेंशन कर दिया था। दलित 2 मार्कर का वैसे ही इंपॉर्टेंट है, वो है दलित्स, ठीक है। और हालांकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कभी इसको कॉइन नहीं किया, बट उनके मूवमेंट को और उनकी फ़िलासफ़ी को काफ़ी ज़्यादा ये मीनिंग अटैच करके चलते थे। तो ये इसका जो है वाइडर जो है प्रोपोगेशन इसका 1970s में हुआ था, मुंबई में जब कास्ट राइट्स हो गए थे। और दलित पैंथर्स, इसके बारे में आपको पॉल साइंस में भी पढ़ने को मिलता है, मार्क कर लीजिएगा इसको।
धुमाकर कि दलित पैंथर्स एक रेडिकल ग्रुप था विच इमर्ज इन वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम, यूज द टर्म टू एजर्ट देयर आइडेंटिटी एज अ पार्ट ऑफ देयर स्ट्रगल फॉर राइट्स एंड डिग्निटी, कि हमारी अपनी पहचान है, हम अपनी राइट्स के लिए लग रहे हैं, जो हमारे स्टिग्मा अटैच है, ठीक है, उन सबको हम ख़त्म करें, ये काफ़ी मुद्दों के लिए लड़ रहे थे। तो ये इन्होंने जो है यहाँ पे अनटचेबिलिटी के बारे में बताया है, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ेंगे। डेलिसा एंड चैतन्य, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, वरना आगे बढ़ते हैं। नो सर। ठीक है, ओके ओके। डेलिसा का तो माइक नहीं चल रहा है, ठीक है डेलिसा, कोई बात नहीं। हाँ जी सर, हाँ जी। ओके, आप आ जाओ सीधा पेज नंबर 94 पे। स्टेट एंड नॉन स्टेट इनिशिएटिव एड्रेसिंग कास्ट ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन, ये भी आपका 4 and 6 मार्क का इसका क्वेश्चन है। एक सेकेंड, ओके। तो स्टेट एंड नॉन स्टेट इनिशिएटिव एड्रेसिंग कास्ट एंड ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन 4 and 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस बुक। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। यूजली जो बड़े क्वेश्चन है की प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है, तो मोस्टली वो तो बहुत बार आया हुआ है। अनटचेबिलिटी भी सर्टेनली काफ़ी बार पूछा हुआ है। अगर वो नहीं पूछते हैं तो स्टेट एंड नॉन स्टेट इनिशिएटिव्स आपसे पूछ रहे होते हैं, तो ये भी काफ़ी बार जो है क्वेश्चन कवर हुए हैं आपके, ठीक है। तो स्टेट इन्होंने बोला है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव रहे हैं कि कास्ट एंड ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन को हम ख़त्म कर सकें, ठीक है, ख़त्म कर सकें। तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले हमें तो ये पता है, चैप्टर 3 में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि SC/ST एक्ट ऑफ 1935 तो ऑलरेडी बन गया था, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। ऑपरेस क्लासेस थे, उनको ध्यान में लेके लिए रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेटर ऑन फिर एक रियलाइजेशन और हुआ 1990s के, था कि OBCs भी है, अदर बैकवर्ड कास्ट को भी इंक्लूड किया गया, उनको भी रिजर्वेशन दी गई, तो उसके बारे में बताया। प्लस फिर बाद में इन्होंने 3rd पैराग्राफ में जैसे बता चुके हैं कि काफ़ी सारे एक्ट्स और जो है कायदे कानून जो है बनाए गए लॉ के अंदर, ठीक है, कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए, इनके ऊपर एट्रॉसिटीज़ या वायलेंट कोई ऐसी चीज़ जो है ना हो, ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखा जाए माइनॉरिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक पॉइंट तक ये सक्सेसफुल रहे थे, तो ये बताते हैं। तो कहते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, इंडियन स्टेट जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने स्पेशल प्रोग्राम चलाए थे STs के लिए, SCs के लिए, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस। शेड्यूल लिस्टिंग कास्ट और ट्राइब की जो है स्पेशल जो है इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि ये इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट रखना ज़रूरी है, बिकॉज इनको काफ़ी डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, जो कि 1935 में बना, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया। इंडिपेंडेंस के बाद सेम पॉलिसी कंटिन्यूज रही, और आगे काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम इसमें ऐड होती रही। एंड अमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडिशंस इसमें जो हुई थी वो थी अदर बैकवर्ड क्लास। तो एक्चुअली में रियलाइज़ हुआ था, जैसे एक चैप्टर आपको एक विजन देता है बेसिकली क्या, कि आपने देखा SC/STs थे, बिल्कुल थे, तो इन्होंने बोला इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे लोग और भी थे, जैसे अनटचेबल्स थे, अभी डिसेबल्ड थे लोग आ जाएंगे, अदर बैकवर्ड क्लास थे, इनको भी रिकॉग्निशन की ज़रूरत थी, ठीक है, और इम्पॉर्टेंटली रिजर्वेशन की, बिकॉज ये लेमैन जो एक आम इंसान है उनके साथ ये शायद इक्वली कॉम्पीट नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को ये मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन्होंने लिया था टू कॉम्पनसेट फॉर पास्ट एंड प्रेजेंट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज द वन पॉपुलरली नोन एज रिजर्वेशंस। तो इसके लिए रिजर्वेशंस इन लोगों ने यूज़ किया। दिस इन्वॉल्व द सेटिंग असाइड ऑफ सम प्लेसेस और सीट्स फॉर मेंबर ऑफ द ST/STs इन डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ पब्लिक लाइफ। तो जैसे कहते हैं स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर है, गवर्नमेंट जॉब्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनमें इनकी फिक्स सीटें रख दी गई थी। प्रपोर्शन ऑफ रिजर्व सीट इज इक्वल टू द परसेंटेज शेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब इन टोटल पॉपुलेशन, एंड बट फॉर द OBCs दिस प्रपोर्शन इज डिसाइडेड डिफरेंटली। तो कहते हैं एक्चुअली में, जैसे हमारे यहाँ पे अभी भी होता है इंडिया में, ऑब्वियसली यहीं की देन है, तो जितना प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन में इनका शेयर है उतना ही इनको जो है रिजर्वेशन मिल जाता है। और सेम प्रिंसिपल जो है डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखा गया था कि जितनी इनकी पॉपुलेशन उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाए, वाइल गिव अदर्स गिव देम प्रेफरेंस, इस तरीके से। अब ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें इन्होंने बोला क्या कायदे कानून बने हैं, तो कहते काफ़ी सारे एक्ट्स बनाए गए हैं, लॉज पास हुए, एंड प्रोहिबिट या पनिश करे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाले लोगों को, स्पेशली अनटचेबिलिटी। सबसे पहले उन्होंने कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट बनाया 1850 का, जिसकी वजह से विच दिस अलाउड द curtailment of rights of citizen due to solely change of religion or caste.
मोस्ट रिसेंट लॉ जैसे इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है एक्ट ऑफ 2005 जो कि 23 जनवरी 2006 को पास हो गया था फाइनली, और इसको यूज़ किया जाता था। इन्होंने जो अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए जो है ये भी रिजर्व किया 93rd अमेंडमेंट में कि इनके लिए हायर एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला न्यूमरस लॉज 50 के आसपास भी थे। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट बना था 1980 टाइम में। कॉन्स्टिट्यूशन ने अबॉलिश किया था आर्टिकल 17 के अंदर अनटचेबिलिटी और रिजर्वेशन प्रोविजंस दिए थे। 1989 प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट रिवाइज एंड इन्होंने लीगल प्रोविजंस और ज़्यादा स्ट्रेंथन अप कर दिए कि अगर इनके ऊपर कोई जो है वायलेंट या ह्यूमिलिएशन होता है तो इनको पनिश किया जाएगा अगर आम इंसान इनके ऊपर कुछ करता है तो। एंड द फैक्ट that the legislation was passed repeatedly on this subject is of proof that the fact the law alone cannot end a social practice। तो अल्टीमेटली ये भी रियलाइज हुआ कानून आप बना देते हो, इंडिया में तो ये प्रॉब्लम रही भी है, कानून आप बना देते हो किताबों में रह जाता है, एक्चुअली में कोई इसको प्रैक्टिस नहीं करता। तो बहुत इंस्टेंस ऐसे हुए हैं जिसमें ओबियसली जैसे लोगों ने मार दिया है लोगों को, इन सारे लोगों को, ठीक है, और जो ह्यूमिलिएट भी किया है, एक्सक्लूड तो खैर होता ही होता है। तो कहते हैं सोशल सेटिंग में जो है अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनफैक्ट कहते हैं एज यू विल सीन फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड द मीडिया द केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट दलित्स एंड आदिवासीज कंटिन्यू टू टेक प्लेस ऑल ओवर इंडिया टुडे। आज भी हो रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया था, आज तक ये देखने को मिल रहा है। आप न्यूज़पेपर्स भरे होते हैं, हर हफ्ते की कोई ना कोई न्यूज़ होती है, और इसीलिए इन्होंने बोला कि स्टेट एक्शन alone cannot ensure social change. In any case, no social group, however weak or oppressed, is only victim. Human beings are always capable of organizing and acting on their own, often against very odds, to struggle for justice and dignity. तो ये यहाँ तक मार्क कर लीजिएगा, justice and dignity तक। तो इनके पास पावर होती है, प्रोविजंस होते हैं, एक्ट कर सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, वो सब चीज़ें इनको देखने को मिल जाती हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया। तो इसमें 2 पैराग्राफ्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, कट शॉर्ट हो ही जाएगा। और नेक्स्ट जब थर्ड आप पैराग्राफ लिखोगे पॉइंटर्स में लिख देना, ठीक है, और इसमें जितने भी एक्ट्स बने हैं वो एक्ट्स लिख दीजिए। कंक्लूड करते हुए आपको ये लिखना होगा कि जो है स्टेट को भी साथ साथ लोगों को भी इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। बिना कानून तो बन गया है, बट अगर जो है इसके लिए पब्लिक ही जो इनिशिएटिव नहीं ले और वही कोई काम ना करे तो ये लॉ की तरह ही रह जाएगा और इसका कोई फ़ायदा किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। आई होप ये क्लियर हो। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ अनम्यूट करके पूछ लीजिए। कोई भी डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ लो प्लीज़। ओके ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आगे। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 96 पे, द अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसमें से ये एक्चुअली आपको अभी जो है पॉल साइंस के बुक 2 में भी पढ़ने को मिलेगा डिटेल्ड। यहाँ से एक्चुअली में कोई क्वेश्चन इतना बड़ा कभी नहीं आया है आज तक। जो भी क्वेश्चन जो कि रिपीटेडली आया है, काफ़ी बार आया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 मार्कर के 14 क्वेश्चंस पहले आते थे, तो कई बार रिपीट हो जाता था। तो इसमें आप देखिए अदर बैकवर्ड क्लास वाला जो पैराग्राफ फर्स्ट है उसकी लास्ट 3 लाइन्स है, उसमें लिखा हुआ है These groups, which need not be based on caste alone but generally are identified by caste, were described as socially and educationally backward class. This is the constitutional basis of popular term other backward class which is in common use today. तो इन्हें ये पूछ लिए, क्वेश्चन कैसे आया, बार बार आया, 2 मार्कर में लिख लीजिएगा। What are the features of OBCs या what is the feature of other backward class? तो ये फीचर यही है, they are socially and educationally backward class, बस यही लिखना है, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं आया। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, बाकी सारी चीज़ें इसमें नहीं है। इन्होंने वो जर्नी बता रखी है, ओबीसी स्ट्रगल, वही मंडल कमीशन इशू हुआ था, मैंने आपको कल बताया था पॉल साइंस की क्लास में। मंडल कमीशन आ गया था 1990 में, उन्होंने बोला 27% रिजर्वेशन हमें चाहिए, बाद में वो मिल भी गया था 1991 में एंड 1990s में इम्प्लीमेंट कर दिया गया था इसको, और तब से जो है ओबीसी के लिए रिजर्वेशन, गवर्नमेंट जॉब, स्कूल जो भी है सारी जगह पे ये देखने को आपको मिला है। ठीक है जी, ये इन्होंने बताया, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो नीड नॉट वरी, अब बाकी सारा आप रीड कर लेना ज़रूर, ये आप मार्क कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ एक ही आया है। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास।
नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, और सॉरी इसी पेज पे आ जाइए। आदिवासी स्ट्रगल आपको दिया हुआ है, और इसमें आप जो ये पैराग्राफ आप अपने सामने देख रहे हो, ठीक है, इसमें जन और ट्राइब्स की डेफिनेशन है, ट्राइब्स और जन की डेफिनेशन है, ठीक है। ट्राइब्स या फिर आदिवासी, ये 2 मार्कर में काफ़ी बार आपसे पूछा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइब, डिफाइन ट्राइब, डिफाइन आदिवासीज। एक्चुअल डेफिनेशन आपको ग्लॉसरी में मिल जाएगी, जो है प्रॉपरली जो लिखी हुई है वो है पेज नंबर 159 पे, पेज नंबर 159, वहाँ से आप जो है लिख सकते हैं इसको एग्जैक्टली कि क्या है ये ट्राइब्स एंड आदिवासी, तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, डिस्कस आदिवासी स्ट्रगल्स टुडे, 2 पोर्शंस में क्वेश्चन आता है। डिस्कस आदिवासी स्ट्रगल टुडे अगर पूरा आ रहा है 6 मार्कर, तो प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों लिखते हैं। कभी कभी आपसे पोस्ट इंडिपेंडेंस पूछ लेते हैं या फिर प्री इंडिपेंडेंस पूछ लेते हैं, तो वो अलग अलग भी 4 6 6 मार्कर आ जाता है, ठीक है जी। तो ये आपको यहाँ पे देख के चलना है। तो इन्होंने क्या बोला है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सोशल ग्रुप्स हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, गरीबी है, पावरलेस है, सोशल स्टिग्मा अटैच है इन लोगों के साथ। जन और ट्राइब जो है इनको पीपल ऑफ द फॉरेस्ट बोला जाता है, क्यों? क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं, इनका इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल एट्रीब्यूट ऐसा ही है। ट्राइबल्स का जो है एक लॉन्ग और क्लोज एसोसिएशन हिंदू सोसाइटी और कल्चर के साथ रहा है, ऐसा माना जाता है। एंड इनके बीच में जो है बाउंड्री, जो बाउंड्रीज है बिटवीन ट्राइब एंड कास्ट क्वाइट पोरस, क्योंकि ऑब्वियसली ट्राइब्स में कोई कास्ट क्लासिफिकेशन इतना ज़्यादा होता नहीं है देखा जाए तो। और एक्चुअल जो डेफिनेशन है जो ट्राइब्स की दी हुई है उसमें बताया हुआ है कि सोशल ग्रुप है, इसमें फैमिलीज और लीनिएजेस हैं, क्लैंस इसमें होते हैं जिनके टाइज ऑफ किनशिप, एथनिसिटी, कॉमन हिस्ट्री, टेरिटरी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ कास्ट इन दैट इट इज़ अ हायरार्किकल सिस्टम ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कास्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है जी। वेयर इज अ ट्राइब इज अ सिंगल इंक्लूसिव ग्रुपिंग और इट में हैव डिवीजन बेस्ड ऑन क्लैंस और लीनिएजेस। तो ये कास्ट से थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा होता है, स्लाइटली डिफरेंट कोर्स इन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, 99 पेज पे आप आइए, तो सबसे पहले कहते हैं आदिवासी का केस अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ये मूवमेंट जो है पॉपुलेशन का एक जगह से दूसरी जगह रहा है, इसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो गई है पिक्चर। नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के कहीं कहते हैं कोई भी ऐसा एरिया नहीं है कंट्री में जहाँ पे ट्राइबल लोग नहीं हैं, और कहते हैं ट्राइबल पीपल के अलावा कहते हैं ट्राइबल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, देयर आर ओनली एरियाज ऑफ ट्राइबल कॉन्सेंट्रेशन, कि यहाँ ऐसी ऐसी जगहों पे आपको लोग मिल जाते हैं। एंड मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी से नॉन ट्राइबल्स हैव मूव्ड इनटू ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। झारखंड का भी पढ़ा था हमने, ज़बरदस्ती घुस जाते हैं सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह में यहाँ पे, एंड जो है इन लोगों को बाहर निकाल देते हैं, वहाँ पे प्लांटेशन करी गई, माइंस है, फैक्ट्रीज हैं, और शिफ्ट कर दिया गया। कभी कभी तो इनको रख लिया करते थे, कभी कभी बाहर निकाल दिया करते थे, तो ये काफ़ी इशू इनको देखने को मिलता था। हाँ जी। अब जो आप सेकंड पैराग्राफ देख रहे हो 90 पेज पे 99 पे, ये लिख लो इसके आगे एरो लगा के, ये प्री इंडिपेंडेंस का है। प्री इंडिपेंडेंस से पहले आदिवासी का क्या स्ट्रगल था। नेक्स्ट वाला पैराग्राफ पोस्ट इंडिपेंडेंस है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो है इनका क्या हालात है, ठीक है। दोनों आपको याद ऑब्वियसली करने ही है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी टोटल, क्योंकि ओवरऑल ये बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। तो ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं इन द एरिया जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड थे, इनका इकोनॉमिक सोशल कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब था देन दोज ऑफ नॉन ट्राइबल्स। इम्पोवरिश और एक्सप्लॉयटेड सर्कमस्टांसेस के अंदर थे विच आदिवासी लिव कैन बी ट्रेस हिस्टोरिकली टू द पैटर्न ऑफ एक्सेलरेटेड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन स्टार्टेड बाय द कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कंटिन्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो कहते हैं जो इनकी कंडीशन थी वैसे भी ख़राब थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब ये काम करना शुरू किया तो वहाँ से रिसोर्स एक्सट्रैक्शन का काम शुरू किया, इनकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ गई, ब्रिटिशर्स ने भी बिगाड़ दी। लेट 19th सेंचुरी से देखा कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को रिजर्व करके रखा था और आदिवासी को राइट्स नहीं थे कि जो है जैसे इनको बोल दिया जा रहा था कि ठीक है आप जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूज़ नहीं करोगे, अल्टीमेटली इनका काम वहीं से चलता था। फॉरेस्ट को ब्रिटिशर्स ने प्रोटेक्ट करके रख लिया कि यहाँ से हम टिम्बर प्रोडक्शन करेंगे, जो इनको बेकार लगी बात, क्योंकि दबाव था, प्रेशर था, तो इन लोगों के सामने कुछ हो नहीं सकता था। विद दिस पॉलिसी जो मेन स्टे था लाइवलीहुड का आदिवासी का छीन लिया गया, ये गरीब हो गए, इनसिक्योर हो गए, इनको जो है अपनी जगहों का फॉरेस्ट का एक्सेस नहीं मिला, वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं कर पाए। आदिवासी जो है या तो इलीगली फॉरेस्ट में रह रहे थे और या फिर इनकी जगहों पे इंक्रोचमेंट हो रखी थी, चोरी चकारी करके लोग आ जाते थे किसी तरीके से, और या फिर ये अपने घर बार छोड़कर जॉब के लिए बाहर चले जाते थे, ठीक है। ये चीज़ इनको देखने को मिलती थी। फिर कहते हैं जब बदलाव हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, कहते हैं 1947 में इनकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ।
पहली बार इन्होंने बोला क्या, पहली बार गवर्नमेंट ने तो मोनोपोली कर दी फॉरेस्ट के ऊपर और एक्सप्लॉयटेशन और ज़्यादा बढ़ गया। ब्रिटिशर्स ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी और जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने भी कोई कमी यहाँ पे नहीं छोड़ी। सेकेंडली, जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट ने जो है एक्वायर करी थी, वहाँ पे क्या था कि इनकी जगहों पर इनके रिसोर्सेज, पावर जनरेशन कैपेसिटी सब यहीं लगना था, जो कि आदिवासी एरियाज़ में था। आदिवासी लैंड को एक्वायर किया गया माइनिंग वाइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स वगैरह लगाने के लिए, और कई आदिवासी डिस्प्लेस हो गए, लाखों करोड़ों। अप्रोप्रिएट कॉम्पनसेशन भी नहीं मिला। नेशनल डेवलपमेंट के नाम पे ट्राइबल डेवलपमेंट नहीं हुआ। चैप्टर 3 में अभी हमने पढ़ा भी था ये वाला, ठीक है, बुरे हाल हो गए थे। और ये इसको कह सकते थे ये इंटरनल कलोनियलिज्म था। आदिवासी की हालत ख़राब हुई, इनके अपनी जगहों से निकाला चला गया। जैसे इन्होंने बोला सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो रिवर नर्मदा पे था, पोलावरम डैम पे, रिवर गोदावरी पे आंध्र प्रदेश में, इनकी वजह से हज़ारों लाखों आदिवासी जो है जगह ज़मीन छोड़ छोड़ के कहीं कहीं गए। एंड ये जो प्रोसेस है इसकी वजह से अकेले रह गए। आज भी ये देखने को मिल रहा है और पावरफुल हो चुका था 1990s के बाद, जब से लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ आई थी जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करी थी, ठीक है। तो ये सब उनको देखने को मिला था। तो एलपीजी पॉलिसीज़ के आने के बाद जो है और ज़्यादा ये बढ़ चुका था, ठीक है। इट इज़ नाउ ईजियर फॉर कॉर्पोरेट फर्म्स टू एक्वायर लार्ज एरियाज ऑफ लैंड बाय डिस्प्लेसिंग आदिवासी। तो जैसे हालांकि ये रूल बना दिया गया था कि जो है आप आओ तो मतलब आपकी जगह से अगर आपको डिस्प्लेस कर रहे हैं या कोई फैक्ट्री एक्वायर कर रहा है जैसे ज़मीनों को। अभी मैंने लेटेस्ट में एक वीडियो भी भेजी थी काफ़ी लोगों को, अदानी विल्मर की, तो उन्होंने वादा किया झारखंड में और ज़मीनों पे ज़मीनें छीन ली गई, उनको नौकरियां भी नहीं मिली। बट ऐसा कहीं पे देखने को मिला है, जैसे छत्तीसगढ़ भींड डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, भींड में कैडबरीज, अदानी विल्मर, काफ़ी लोगों की फैक्ट्रियाँ लगी हुई है। वहाँ पर जब डिस्प्लेसमेंट हुई थी तो उन लोगों को सबको नौकरियाँ मिली, अंदर ही स्कूल, अंदर ही मंदिर, अंदर ही हॉस्पिटल, सब इनको लोग बनाए, इनका काम वहाँ पे अच्छे से चल रहा है। इवन चाहे भिलई स्टील प्लांट है, बोकारो है, इन सब में भी ऐसा ही हुआ था, इनको हटाया गया तो नौकरी पेशा इन लोगों को दिया गया था, ठीक है। बट ये कह रहे हैं 1990s से ये थोड़ा सा प्रोसेस और ज़्यादा एक्सेलरेट हो गया है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। ये लोग, इनको कुछ मिलता तो नहीं है, ये लोग उठा के इन लोगों को बाहर कर देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ईजी होता है, यूनाइटेड नहीं है और क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। और किसी कम्युनिटी के साथ करेंगे तो जूते खाएंगे, इनके साथ करना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये वाली बात है कि यहाँ पे देखने को मिले। सो लाइक द टर्म दलित, तो ये खत्म हो जाता है, दो आंसर यहीं पे बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसमें इन्होंने फिर बताया कि आदिवासी की एक्चुअल और डेफिनेशन क्या है, पीछे इन्होंने बता दिया। वैसे यहाँ पे एक और डेफिनेशन है कि लिटरली मीनिंग ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, द टर्म वाज कॉइन्ड इन 1930s एज द स्ट्रगल अगेंस्ट द इंट्रूजन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड आउटसाइड सेटलर्स एंड मनी लेंडर्स। इनको आदिवासी नाम दिया गया। बीइंग आदिवासी, अगर आप आदिवासी हो तो क्या है, आपके लॉस ऑफ फॉरेस्ट है, आप अपनी जगहों से निकाल चुके हो, आपकी जगहें नहीं है, रिपीटेड डिस्प्लेसमेंट है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड मच मोर। ये सब चीज़ें देखने को मिली। एंड इन स्पाइट ऑफ हैवी ऑड्स अगेंस्ट देम, इन द फेस ऑफ देयर मार्जिनलाइजेशन, many tribal groups have been waging a struggle against outsider called Dikus। ये स्कूल में 1-1 मार्कर 2-2 मार्कर आया है, बोर्ड्स में तो नहीं आया है, नेक्स्ट पेज पे है, तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा। डिकूज आउटसाइडर्स होते थे, इनके अगेंस्ट ये लोग लड़ रहे होते थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन लोगों को देखने को मिली थी फॉर द स्टेट ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो ये 2000 में बना के दे दिया गया था। विच वर ओरिजिनली पार्ट ऑफ बिहार एंड मध्य प्रदेश। इन दिस रिस्पेक्ट Adivasis and their struggles are different from Dalit struggle because unlike Dalits, Adivasis were concentrated in contiguous areas could demand state of their own। तो दलित स्टेट नहीं मांग रहे थे, दलित तो आइडेंटिटी मांग रहे थे, ठीक है। आदिवासी जो है इनकी जगहों से ही निकाल रहा था, तो इन्होंने बोला कि भैया हमें तो स्टेट बना के दो जहाँ पे हम स्टैंड से जीत हो सके। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड इन लोगों को बना के फिर दिया गया था, ठीक है। तो ये इन्होंने ट्राइबल आदिवासी स्ट्रगल प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बारे में बताया, और ट्राइब्स की डेफिनेशन 2 और एक पीछे जो मैंने आपको एक्चुअल वाली मार्क कराई वो। बाकी याद आपको सारी करनी है, क्या पता 1 मार्कर में 1 लाइनर दे दे, ट्रू फॉल्स दे दे, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ में। या इसमें किसी को डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, कोई टॉपिक या कोई पैसेज नहीं समझ आया हो? ओके, ठीक है, नहीं आया तो देखो, ठीक है जी। तो आज हम फिलहाल इतना ही कर रहे हैं। मुझे सर एक्चुअली 10 मिनट चाहिए अपने लिए, मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजने हैं इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को। तो फिलहाल आज हम इतना ही करते हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो मैं आपके साथ थोड़ी देर तक शेयर करता हूँ, कल भी मैंने शेयर नहीं करी थी, तो अब आज मैं आपको सारी वीडियोज़ दे देता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी हम चीज़ें नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।
बाय बाय। बाय थैंक यू दिल्ली। सर। बाय दिल्ली से चैतन्य बाय। आराध्या, बाय बाय।